तो देखो बेटे, वर्नर्स ने सबसे पहले वर्नर्स जो सिद्धांत था ये दिया था एल्फ्रेड वर्नर ने, ठीक है ना। किसने दिया था? एल्फ्रेड वर्नर्स ने, है ना। इन्होंने उपसंयोजन यौगिकों के सिद्धांत को, जिन्होंने क्या किया था, ये किया था, इन्होंने प्रस्तुत किया था 1892 में। बहुत पहले की बात है ये, है ना। 1892 बहुत पुराना समय है जब इन्होंने ये थ्योरी दी थी, वर्नर्स ने सिद्धांत दिया था। और इस सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा था, इनकी जो मूल अवधारणा थी, है ना, जो मुख्य अवधारणा थी, मुख्य अवधारणा क्या है? वर्नर्स ने जो यौगिकों की संरचना को समझने के लिए प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता, यहाँ पर दो प्रकार की संयोजकता बात की बेटा उसने। एक तो प्राथमिक संयोजकता है और एक है द्वितीयक संयोजकता के बारे में इसने बात की, ठीक है ना। एक प्राथमिक संयोजकता होगी और एक क्या होगी? द्वितीयक संयोजकता। इसके बारे में इन्होंने बात की कि एक प्राथमिक संयोजकता होगी और एक क्या होगी? द्वितीयक संयोजकता होगी। दो धारणाएं इन्होंने दी, कौन कौन सी? एक प्राथमिक संयोजकता की और एक द्वितीयक संयोजकता की अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत की। किसने? वर्नर्स, है ना। और ये संयोजकताएं कौन सी होंगी, इनके बारे में हम अभी बताते हैं आपको। देखो कुछ यौगिक जैसे हमारे पास COCl3 है, CrCl3, जैसे माना यहाँ पर CrCl3 दिखाई दे रहा होगा आपको। तो एक यौगिक हमारे पास क्या है? Cr, क्रोमियम क्लोराइड। और इसमें यदि हम संयोजकता को देखें तो किस प्रकार से हो सकती है, ठीक है ना। तो इसकी यदि संयोजकता को देखेंगे तो यहाँ पर इसकी जो देखो CrCl3 है, COCl2 है, PdCl2 है, ये धातु आयन है ना। इनमें जो धातु होगा ये क्रोमियम धातु है, कोबाल्ट धातु है, पैलेडियम धातु है ना। और इनके जो धातु आयन है वो है Cr3 पॉजिटिव, क्रोमियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। कोबाल्ट पर क्या है? CO2 पॉजिटिव चार्ज है। पैलेडियम पे देखेंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज है ना। ये प्राथमिक संयोजकता है, जैसे 3, 2, 2। देखो यहाँ पर यदि हम इसमें देखेंगे, कोबाल्ट क्रोमियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज, कोबाल्ट पर 2 पॉजिटिव चार्ज, पैलेडियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जैसे इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज है, इसमें कितने हैं? 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसमें कितने हैं? 2 पॉजिटिव चार्ज। ये कहता है कि जो ये पॉजिटिव चार्ज हैं वो प्राथमिक संयोजकता है। प्राथमिक संयोजकताएं क्या होगी? 3, 2, 2, 2 होती है ना। और इनका प्रयोग जो है वर्नर्स ने दिया था। वर्नर ने एक प्रयोग किया और उसके आधार पर ही कहा। वर्नर ने क्या किया? कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड के अमोनिया के साथ बने यौगिकों का अध्ययन किया, ठीक है ना। इसने क्या किया कि जो हमारे पास कोबाल्ट थर्ड क्या है? कोबाल्ट थर्ड, इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज, उसकी जो है अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाई और फिर उसने इनकी प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता के बारे में बताया। उन्होंने क्या किया? देखो बेटे यहाँ पर क्या क्या किया उन्होंने। तो पहला उन्होंने किया, देखो यहाँ पर ये कहता है कि उन्होंने पाया, क्या पाया होगा यहाँ पर? उन्होंने पाया कि यह यौगिक अलग अलग तापमान पर भिन्न भिन्न मात्रा में सिल्वर नाइट्रेट के से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या किया उन्होंने? क्या देखा कि अलग अलग मात्राएं हैं, है ना। यौगिक के हमने कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड लिया, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड होता है बेटा COCl3, ये है ना। COCl3 लिया और इस पर क्या किया? अलग अलग तापमान पर, तापमान में क्या किया? अलग अलग भिन्न मात्राएं, और अलग अलग मात्रा हमने सिल्वर नाइट्रेट की ली, ठीक है ना। हमने दो चीजें की, अलग अलग तापमान लिया, टेम्परेचर भी अलग था और उसमें सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा भी अलग अलग ली। दो चीजें की, ठीक है ना। क्या किया उन्होंने? तापमान अलग अलग लिया
और सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा भी अलग अलग ली, और उसके बाद किससे, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड से अभिक्रिया करवाई। ये देखो कोबाल्ट थर्ड है, इसको हम क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। अभी बताएंगे क्यों लिखा जाता है इसको कोबाल्ट। और थर्ड इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, और ये क्लोराइड ये लगा हुआ है, ऐसे लिखा जाता है बेटा इनका नाम, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है ना, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। देखो उन्होंने क्या लिया कि तापमान अलग अलग लिया, और भिन्न भिन्न मात्रा क्या ली, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट होता है बेटा AgNO3, है ना, तो सिल्वर नाइट्रेट लिया और अभिक्रिया करवाई, करते हैं तो उन्होंने क्या पाया कि AgCl अवक्षेपित होता है, AgCl बनेगा। ठीक है ना, अब देखो जितनी मात्रा, पहले उन्होंने लिया 1 मोल, देखो 1 मोल क्या लिया, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड यानी कि COCl3, और इसमें 6 मॉलिक्यूल NH3 लगा हुआ है ना। इसका रंग पीला होता है, कैसा रंग होता है इसका, पीला। कोबाल्ट थर्ड और अमोनिया है ना। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने मॉलिक्यूल्स लिए किसके, AgNO3 की रिएक्शन करवाई। तो AgNO3 की रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर क्या होगा, AgNO3, इसमें से क्या हुआ, 3 Ag ने इस Ag के साथ रिएक्शन करवाई। यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 3। तो यहाँ पर क्या होंगे, 3 AgCl। जैसे ये बन जाएगा तो इसका अवक्षेप कैसा हो जाता है, सफेद रंग का, है ना, ये AgCl में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 3 मॉलिक्यूल AgCl बन गए। ठीक, फिर कोबाल्ट थर्ड ने, ये बैंगनी वाला रंग था इसका, इसमें 5 मॉलिक्यूल NH3 थे, तो इसके 2 मॉलिक्यूल क्या हुए, अवक्षेपित हुए, यानी कि 2 AgCl बना। और यदि एक कोबाल्ट थर्ड फोर्थ वाला जिसमें 4 मॉलिक्यूल अमोनिया है, इसने क्या किया, AgCl से रिएक्शन की, तो यहाँ पर केवल 1 मॉलिक्यूल AgCl बना। ठीक है ना, यहाँ बने 3 ऊपर वाले में जहाँ 6 NH3 था, यहाँ बने 2, यहाँ 5 था, और यहाँ बना 1 जहाँ पर केवल क्या था, 1 मॉलिक्यूल अमोनिया। तो यहाँ पर वर्नर्स ने क्या निष्कर्ष निकाला, इससे क्या माना उसने, है ना, ये इससे निष्कर्ष निकाला उसने कहा कि इन प्रयोगों से वर्नर ने क्या निष्कर्ष निकाला कि धातु आयन से जुड़े समूह में क्लोराइड आयन अमोनिया अणु होते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि धातु आयन से जुड़े हुए समूह में क्लोराइड जो आयन होंगे, क्लोराइड आयन या अमोनिया अणु होते हैं। ठीक है ना, या तो क्लोराइड आयन होंगे या अमोनिया होंगे। वो कहता है कि यौगिकों की संरचना उनके परमाणुओं की स्थिति निर्धारित नहीं होती, परमाणुओं की स्थिति को यहाँ से निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, सरल भाषा में हम कह सकते हैं, वर्नर ने यह सिद्धांत दिया कि धातुओं के आयनों के चारों ओर संयोजकता अलग अलग होती है, और यह संयोजकता उनके रासायनिक व्यवहारों को निर्धारित करती है। ठीक है ना, उनकी संयोजकता अलग अलग होती है, और जिसके कारण क्या होगा, वो अलग अलग परमाणु दिखाते हैं। तो चलो एक बार फिर मैं बता देता हूँ किस प्रकार से हो सकता है। जैसे वर्नर सिद्धांत हमने पढ़ना जरूरी है बेटा, है ना, थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि 1 मोल लिया, ऐसे समझ सकते हैं, 1 मोल लिया उन्होंने COCl3, और इसमें 6 मॉलिक्यूल क्या थे, NH3 जुड़े हुए थे। इसका रंग था पीला, कैसा रंग था बेटा इसका, पीला रंग, है ना। और इस पर हम AgNO3 की रिएक्शन करवाई सिल्वर नाइट्रेट की, तो उसने क्या किया, 3 मोल जो है क्या हुए, 3 मोल हुए इसमें AgCl के अवक्षेपित, हुए। इतना मालूम हो गया हमें। फिर उसने दूसरा प्रयोग किया, उसने 1 मोल लिया, किसका, यहाँ पर लिया उसने, किसका लिया 1 मोल, यहाँ पर लिया कोबाल्ट थर्ड COCl3,
और 5 मॉलिक्यूल क्या है, NH3, और इसका रंग था बैंगनी, ये बैंगनी रंग है ना, ये बैंगनी रंग है। और बैंगनी रंग में क्या हुआ, यहाँ पर जो बना 2 मोल, और यहाँ पर आएगा AgCl, सिल्वर क्लोराइड है ना। इसमें क्या हुआ, इसमें ये अवक्षेपित हुई, ठीक है ना, इसमें क्या हुए, अवक्षेपित हुई। इतनी बात क्लियर हुई। फिर देखो, फिर उसने तीसरा और लिया, इनका रंग अलग अलग है बेटा, है ना। ये NH3 की मात्रा पे डिपेंड करता है। 1 मोल उन्होंने क्या लिया, इसको समझना जरूरी है ना। यहाँ पर देखो COCl3 और COCl3 लिया, और यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल NH3, इसका रंग था हरा। इस जो कंपाउंड है इसका रंग क्या था, हरा था। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उसने देखा कि 1 मोल हमारे पास AgCl अवक्षेपित हुआ। इतनी बात तो समझ रहे, ये कुछ प्रयोग किया उसने, है ना। 1 मोल और भी हो सकता है, 1 मोल हम ले सकते हैं COCl3 और यहाँ पर 4 NH3, और इसमें भी, इसका भी देखो बेटा, ये भी बैंगनी रंग है, इसका भी कैसा रंग है, बैंगनी रंग। इसका हरा है, और ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इसमें भी क्या होता है, 1 मोल आता हमारे पास AgCl, ठीक है ना। अब इन परीक्षणों में उसने क्या देखा, इन परीक्षणों से उसने क्या समझा होगा, है ना। इसके आधार पर, इन परीक्षणों के आधार पर उसने कुछ दिया। उन्होंने कहा कि अभिक्रिया की अवधि में कुल मिलाकर के 6 कोबाल्ट आयन, 6 समूह कोबाल्ट आयन से क्लोराइड आयन और अमोनिया अणु दोनों जुड़े हुए हैं। देखो, क्लोराइड भी जुड़ा हुआ है और अमोनिया भी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये अभिक्रिया में देखोगे तो दोनों चीजें इसमें कोबाल्ट आयन से क्या हुए हो रखे हैं, कोबाल्ट आयन से क्लोराइड आयन भी जुड़े हुए हैं और अमोनिया दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। एक तो इसने ये पता लगाया, इसमें कोबाल्ट क्लोराइड भी जुड़ा हुआ है और अमोनिया भी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और इसके साथ उसने क्या देखा कि जिसमें गुरु कोष्ठक को मतलब होता है बड़ा कोष्ठक, है ना। कैसे, यदि हम इसको देखेंगे, अभी तो इनमें गुरु कोष्ठक लगा ही नहीं, बड़ा कोष्ठक है ना। गुरु कोष्ठक में दर्शाए गए परमाणु की एकल सत्ता होती है। अब देखो कैसे होगा, उसने कहा कि मान लीजिए पहले वाला, ये पीला वाला है, सबसे टॉप वाला जो है ना, तो उसने कहा कि जो गुरु कोष्ठक है उसके बाहर जितने अणु होंगे, जैसे मान लीजिए CO और यहाँ पर हमने लिखा NH3, ये छोटा कोष्ठक है बेटा, है ना, इसकी होल 6, और अब गुरु कोष्ठक लगे, ये बड़ा कोष्ठक है, इसको गुरु कोष्ठक कहा जाता है, और इसके बाहर Cl3 है। समझ में आ रही बात। उसने कहा देखो, तभी हमने क्या किया, AgNO3 की रिएक्शन करवाई, तो देखो AgNO3 क्या करेगा, 3 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। क्लोराइड तो जुड़ा हुआ है, लेकिन ये 3 मॉलिक्यूल इससे अभिक्रिया करेंगे, यहाँ पर NO3 आएगा, तो ये 3 मॉलिक्यूल अवक्षेपित हो जाएंगे, अंदर कोई प्रभाव नहीं होगा। इस जो गुरु कोष्ठक है इसके अंदर दर्शाए गए जो परमाणु होंगे ये क्या होंगे, एकल सत्ता है और अभिक्रिया में वियोजित नहीं होते हैं। उसने कहा कि जो गुरु कोष्ठक के अंदर जितने भी परमाणु हैं जो हमारे पास यौगिक हैं वो क्या होंगे, इनकी एक सत्ता होती है, ये वियोजित नहीं होते हैं। उसके बाहर वाला वियोजित हो गया, तो इसने AgCl बन गया। तो 3 मोल तभी तो बने थे, 3 मोल AgCl, इसी के कारण, क्योंकि गुरु कोष्ठक के बाहर है। अब दूसरे वाले को देखते हैं, जो दूसरे वाले में यहाँ 2 मोल हुए, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना होगा वो कैसे बना होगा, देखो COCl और NH3 की होल 5, अब गुरु कोष्ठक लग गया, देखो है ना, बड़ा कोष्ठक लग गया, और Cl2। देखो बेटा यहाँ पर कितने मोल बन सकते हैं, केवल 2 ही, ये अंदर वाले तो कहीं नहीं जाएंगे, जबकि Cl यहाँ भी था,
देखो COCl3 था, 5NH3, बैंगनी रंग था इसका। तो यहाँ पर AgNO3 से क्या होगा, रिएक्शन होकर के क्या बनाया उसने, इसने कहा 2 मॉलिक्यूल AgCl भी बन पाएंगे, क्योंकि 2 ही क्या है यहाँ बाहर है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसने क्या बताया कि वो जो अंदर वाले हैं वो कोई प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि अभिक्रिया में वियोजित केवल बाहर के आयंस होंगे। उसी के आधार पर बता रहा हूँ उनका स्ट्रक्चर। देखो उसने बताया कि ऐसे होंगे, है ना। वर्नर ने जो है धातु आयन जो है सीधे समूह की संख्या को द्वितीयक, जो हमारे पास क्या होंगे, जो धातु आयनों से सीधे समूह की संख्या को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक संयोजकता का नाम दिया। उसने कहा कि जो अंदर ये जुड़े हुए हैं, है ना, जो लिगेंड्स हैं, वो क्या होंगे, द्वितीयक संयोजकता का नाम दिया उन्होंने, है ना। और द्वितीयक संयोजकता कितनी होंगी, 6 होंगी, अलग अलग, उसमें अलग अलग प्रकार की होंगी, है ना। तो ये लगभग इन्होंने दिया था, वर्नर्स ने जो सिद्धांत दिया था 19 कब दिया था बेटा, 1992 में, है ना, 1992 में दिया था। ठीक है, और इसकी अवधारणा के अनुसार यदि देखोगे तो यहाँ पर इसी टाइप से देखो बेटा, ये दूसरे वाले के तीसरे वाले का देखते हैं, इसमें भी क्या हुआ, 1 मोल AgCl हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 मोल AgCl का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जैसे माना हमारे पास कोबाल्ट है, देखो COCl2 होगा, है ना, और NH3 का होल 4 होगा। अब इसमें बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, इस बड़े ब्रैकेट के बाहर क्या होगा, 1 Cl होगा केवल, है ना। तो तभी जाकर के AgCl के 1 मोल बन पाएगा। ये बना ना 1 मोल, ये बना। देखो इसमें देखो 4 NH3 है, Cl3 थे, लेकिन 2 अंदर थे, 1 बाहर था, है ना। ऐसे अन्य मॉलिक्यूल्स में देखेंगे, जैसे माना ये लास्ट वाला COCl2, यहाँ पर भी क्या होगा, NH3 का होल 4 होगा, यहाँ पर भी क्लोराइड आने ऐसे होंगे, है ना। और यहाँ पर भी क्या बनेगा, 1 मोल क्या होगा, AgCl बनेगा। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं, है ना, ये क्या होगा, इस टाइप से बन सकते हैं। अब इस सिद्धांत, इसके अनुसार उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसने 2 प्रकार की संयोजकता बताई, है ना। तो जितने भी उपसंयोजक होते हैं उनमें 2 प्रकार की संयोजकता होती है, 2 प्रकार की संयोजकता, है ना। और 2 प्रकार की संयोजकता क्या होंगी, 2 प्रकार की संयोजकता, और वो कौन कौन सी संयोजकता होगी बेटा, नंबर 1 होगी प्राथमिक संयोजकता, और प्राथमिक संयोजकता को हम ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वही उसकी प्राथमिक संयोजकता। दूसरी जो संयोजकता होती है वो होती है द्वितीयक संयोजकता, है ना। जितने भी कोवलेंट बॉन्ड जुड़े होंगे, सॉरी वो हम कह सकते हैं उनको उपसहसंयोजी यौगिक जुड़े होंगे या लिगेंड्स जुड़े होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, उनकी द्वितीयक संयोजकता होंगी। तो 2 प्रकार की संयोजकता इन्होंने समझाई। क्या पता कितने प्रकार की संयोजकता, 2 प्रकार की। उनका प्रयोग तो पहले वाला जो मैंने बताया था, ये प्रयोग किया उन्होंने, है ना। और उसके बाद उन्होंने 2 प्रकार की संयोजकताओं को अवधारणा दी। उसने क्या कहा कि जो प्राथमिक संयोजकता होगी, वो हमेशा जो प्राथमिक संयोजकता होगी वो उसकी आयनिक होती है। ध्यान रखना, जो प्राथमिक संयोजकता होगी वो होंगी आयनिक, सामान्य रूप से आयनिक होगी। तो इसको या तो ऋणायन से संतुष्ट होगी, है ना, या धातु का जो ऑक्सीकरण अंक होगा वो प्राथमिक संयोजकता को दिखाएगा, है ना। या आयनिक हम कह सकते हैं इसको, और दूसरा है ऑक्सीकरण संख्या से भी हम निकाल सकते हैं, ऑक्सीकरण संख्या ये, है ना। उसके बाद कहता है द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता होती है अनआयनिक, ये आयन नहीं होंगे बल्कि क्या होंगी, अनआयनिक होंगी। कैसे होगी, अनआयनिक, ये अनआयनिक होगी, ये आयन नहीं होते, है ना। और ये जो है क्या होंगी, ये हो सकते हैं उदासीन अणु द्वारा होगा, है ना, या तो इसमें उदासीन अणु भी हो सकते हैं, या
ऋणात्मक अणु, ये तो उदासीन अणु द्वारा होगी। जो अनायनिक के द्वितीयक संयोजकता किससे पूरी होगी? ये तो उदासीन अणु द्वारा, उदासीन अणुओं द्वारा या ऋण आयनों द्वारा, ऋण आयनों द्वारा, इनके द्वारा क्या होती हैं? पूरी की जाती है द्वितीयक संयोजकताएं, है ना। ये दोनों प्रकार की, ये अनायनिक है बेटा, इसमें आयन नहीं बनते द्वितीयक संयोजकता, है ना। ये आयनिक होती, पूरी तरह आयनिक होगी, है ना। ऑक्सीजन संख्या भी हम कह सकते हैं इसको, है ना। द्वितीयक संयोजकता में क्या होगा? इसको हम उप सहसंयोजन संख्या भी कहते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसका दूसरा नाम है उप सहसंयोजन संख्या, उप सह संयोजन, उप सह संयोजन। यहाँ पर मत लगानी है, यहाँ पर बिंदी नहीं बल्कि यहाँ पर बिंदी होगी, है ना। संयोजन संख्या, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर के समतुल्य होती है, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतने लगभग की क्या होती हैं? ये हमारे पास संयुक्त होता है। इसका जो मान होगा किसी धातु में क्या होगा? कोई भी धातु है बेटा, उसके लिए क्या होगा? निश्चित होता है ना। और ये क्या होता है? दिशात्मक होती है। यहाँ जो द्वितीयक संयोजकता है उसको हम एक सीधी रेखा के द्वारा दिखाते हैं, ऐसी सीधी रेखा में, है ना। और जो प्राथमिक संयोजकता होगी उसको हम डॉटेड लाइंस दिखाएंगे, ये उन्होंने बताया, है ना। ये जो प्राथमिक संयोजकता जो द्वितीयक संयोजकता होगी उसको सीधी लाइन द्वारा, और जो प्राथमिक संयोजकता होगा उसको किसके द्वारा? डॉटेड लाइन के द्वारा। तो जहां पर दोनों संयोजकता होगी तो सीधी लाइन और डॉटेड लाइन ऐसे भी दिखाई देगा, अभी बताएंगे हम इसको, ठीक है ना। और यहां पर देखोगे तो जो बड़ा कोष्ठक होगा उसके अंदर जो जितने होंगे वो संकुल कहलाएंगे, और जो बाहर लिखे जाएंगे वो आयन होंगे, है ना। यहाँ पर हम कह सकते हैं जैसे हमने अभी लिखा था बड़ा कोष्ठक ऐसे बना करके, तो इसके अंदर ये संकुल हो जाएगा और जो बाहर होंगे उसके आयन होंगे, ठीक है ना। और इनकी जो सामान्य आकृतियाँ होती हैं वो होती हैं बेटा अष्टफलिकीय, अष्टफलिकीय हो सकती हैं। जो संरचनाएं होंगी अष्टफलिकीय होंगी, है ना। चतुष्फलिकीय होंगी, चतुष्फलिकीय होंगी, और हो सकती हैं वर्ग समतलीय हो सकती हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? इन कोऑर्डिनेशन उप सहसंयोजकों की आकृतियों के बारे में बता रहे हैं। ये इस प्रकार की इनकी आकृतियां हो सकती हैं, किसके? उप सहसंयोजन यौगिकों की, ठीक है ना। तो ये आकृतियां हो गई। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। हमने एक एग्जाम्पल लिया, ये है कोबाल्ट हो गया, और यहाँ पर लेते हैं NH3 और इसका होल 6, और इसको बंद कर देते हैं ऐसे पूरी तरह, और Cl3। इस सबको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर क्या होता है बेटा? देखो यहाँ पर तीन चार चीजें हैं। देखो एक तो हमारे पास यहाँ ये है, कलर चेंज कर देता हूँ, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट पता लगे आप। एक तो क्या है बेटा? ये CO दिखाई दे रहा होगा, कोबाल्ट दिखाई दे रहा होगा। एक दूसरी चीज यहाँ पर दिखाई दे रही होगी NH3 की हो सकती, और एक एक कोऑर्डिनेशन के अंदर यहां से और यहां तक एक पूरा अलग होगा, और एक आपको दिखाई दे रहा है Cl3। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये NH3 जो है, जो NH3 है ये लिगेंड्स है। इनको क्या कहा जाता है? लिगेंड। ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं बेटा लिगेंड्स। अभी हम बहुत सारी चीजें इसके बारे में पढ़ेंगे
इसको कहते हैं लिगेंड्स। ये लिगेंड्स ही क्या है, जो यहाँ पर ये 6 नंबर लिखा हुआ है, ये इसकी, ये कहलाएगा इसका उपसंयोजन संख्या, है ना। इसको जो 6 लिखा हुआ है, ये लिगेंड्स जितने होंगे वो उसकी उपसह संयोजन संख्या है। कौन सा बेटा, ये जो 6 लिखा हुआ है ना। यहाँ पर जो ये Cl3 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, प्राथमिक संयोजकता। ये इसकी क्या है, प्राथमिक संयोजकता। कौन सी वाली, ये वाली प्राथमिक संयोजकता है। प्राथमिक संयोजकता, ये प्राथमिक संयोजकता है, ठीक है। यहां पर क्या है, इसका नाम क्या है, ये वाला, इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु आयन। केंद्रीय धातु आयन, सेंट्रल मेटल आयन, या एटम भी कहते हैं इसको, कहीं के पर एटम भी कहते हैं। और ये देखो बेटा, यहाँ जो बड़े ब्रैकेट है, ये गुरु कोष्टक है, इसके अंदर जितनी सारी चीजें हैं वो है हमारे पास समन्वय मंडल। समन्वय मंडल, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास जो बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर के आधार पर ही हम बहुत सारे यौगिकों के जानकारी लेते हैं, स्ट्रक्चर संरचनाएं बनाते हैं, है ना। चलो ये तो हो गया। अब हम इसकी संरचना देखते हैं, इसकी संरचना किस प्रकार की होगी, है ना। तो हमने फॉर्मूला लिया, फॉर्मूला क्या लिया, फॉर्मूला लिया हमने यहाँ पर, इसको थोड़ा यहाँ अलग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है CO, और यहाँ पर आ गया NH3, इसका होल 6 ब्रैकेट क्लोज, और Cl3। तो देखो बेटा, इसमें हमारे पास 3 तो क्या है, प्राथमिक संयोजकता है। अब उसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, और द्वितीयक संयोजकता कितनी है, 6, है ना। तो पहले हम कोबाल्ट को लिख लेते हैं, ये हमने कोबाल्ट को लिखा, ठीक है। और पहले हम लिखते हैं द्वितीयक संयोजकता, ये है द्वितीयक संयोजकता, जितनी होंगी ये द्वितीयक संयोजकता है। कैसे लिखेंगे, देखो, एक इनको हम सीधे डायरेक्ट लाइन से लिखते थे, तो एक NH3 यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। फिर एक NH3 6 है ना, तो 3 हम ऐसे करके लिखेंगे, एक ही हो गया। दूसरा हमारे पास NH3 यहाँ पर आ सकता है, ठीक है ना। एक इधर हो सकता है NH3, और एक इधर की तरफ NH3, एक NH3 यहाँ लगा लेते हैं, और एक NH3 यहाँ पर लगा लेते हैं। ये सारी की सारी द्वितीय संयोजकता, क्योंकि सीधी लाइन से जुड़ी है बेटा, सीधी लाइन देखो, सीधी लाइन से हमने जोड़ा इनको, तो ये तो है द्वितीयक संयोजकता। अब प्राथमिक संयोजकता को हमने क्या कहा था, इसको डॉटेड लाइन से, ऐसे डॉट से दिखाते हैं। तो इनके बीच में जो है क्या होंगी, जैसे एक यहाँ हो, मान लीजिए एक हमारे पास यहाँ है, तो ये डॉटेड लाइन से हमने दिखाया, ये Cl यहाँ है, दूसरा Cl हम यहाँ दिखा सकते हैं, देखो Cl, तीसरा हमने इस तरफ दिखाया, ये डॉटेड लाइन से, ये Cl, ये द्वितीयक संयोजकता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं। इसके पास कितने प्राथमिक संयोजकता है, 1 2 3 हम पहचान रहे हैं, क्यों, क्योंकि डॉटेड लाइन से। द्वितीयक संयोजकता कितनी, 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से हम इनको संयोजकता को दिखा सकते हैं, ठीक है ना, प्रदर्शित कर सकते हैं। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं।
मान लीजिए हम लेते हैं, इसको मिटा दो, इसको मिटाने में फायदा है ना। देखो यहाँ पर ये होगा, एक हमारे पास कंपाउंड है, ये है CO और ये है NH3 का होल 4 और Cl2 और ब्रैकेट क्लोज और इसके बाद है Cl। मान लीजिए इसकी संरचना आपको बनानी है, तो कैसे बना पाओगे, इसको मैं समझा देता हूं कैसे बन पाएगी। मुझे लग रहा है कि मैंने रिकॉर्ड किया या नहीं किया, ठीक है ना। इसकी संयोजकता को कैसे समझ पाएंगे बेटा, यहां पर हमें क्या करना होगा, यहां पर दोनों प्रकार की संयोजकताओं को दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले क्या करना, हमने कोबाल्ट को लिखना है। देखो हमने कोबाल्ट लिया, ठीक हो गया। इस कोबाल्ट में हमें 4 क्या है, NH3 लगे हुए, 4 क्या है इसमें, NH3 है। तो हम इन चारों NH3 को लिख लेते हैं। मान लीजिए एक NH3 को यहाँ पर दिखा लेते हैं, ठीक है ना। एक NH3 को ठीक इसके अपोजिट में दिखा लेते हैं, एक यहाँ दिखा देते हैं NH3 और एक इस तरह NH3। चलो चारों NH3 हमने दिखा दिया। ये जो क्लोराइड आयन है बेटा, ये दोनों प्रकार की संयोजकता दिखा रहा है। यहाँ प्राथमिक संयोजकता में भी काउंट होंगे और द्वितीयक संयोजकता में भी काउंट होंगे। ये क्या कर रहा है, प्राथमिक संयोजकता दिखा रहा है और द्वितीयक संयोजकता। तो पहले हम इसको देखते हैं, द्वितीयक संयोजकता यहाँ ले लेते हैं। ये जब Cl इस रूप में है तो ये द्वितीयक संयोजकता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, ये प्राथमिक संयोजकता भी दिखा रहा है। तो प्राथमिक संयोजकता हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन। तो ये दोनों एक साथ आ गए। देखो ये क्या, ये वाला क्लोरीन प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता दोनों दिखा रहा है, तो हम इसको ऐसे बना देंगे। लेकिन ये वाला क्या कर रहा है, ये केवल प्राथमिक संयोजकता दिखा रहा है बेटा, तो इसको केवल हम Cl ऐसे डॉट डॉट करके दिखा देंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता किस प्रकार से दिखाई जा सकती है, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है बेटा, इसकी संरचनाएं हैं और इस आधार पर हम उनकी संरचनाओं को दिखा सकते हैं। तो ये दिया था वार्नर्स ने, द्वितीयक संयोजकता किस प्रकार से होगी और प्राथमिक संयोजकता किस प्रकार से होगी। क्लियर। यहाँ पर किसी को पूछना, ये वार्नर सिद्धांत हो गया। यहाँ तक हम लोगों को वार्नर सिद्धांत को ही इतना समझना, ठीक हो गया। इसमें देखो अब कुछ यौगिक है, आप लोगों के पास क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें कितने आयन बन सकते हैं, है ना, या इनमें किसमें सबसे अधिक आयन है। जैसे माना आपके पास 3-4 पार्ट दे दिए गए, मान लीजिए देखो ये CO NH3 और इसका होल 4 Cl2 और इसको ब्रैकेट में किया गया Cl, है ना। दूसरा दिया गया है CO NH3 और इसका होल 5 और यहाँ पर किया गया Cl और इसमें ब्रैकेट क्लोज एंड Cl2, ठीक है। तीसरा दिया गया है फिर CO NH3 और इसका होल 6 ब्रैकेट क्लोज और Cl3, है ना। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा आयन किस में, कोई बता सकता है बेटा, सबसे ज्यादा आयन किस में बनेंगे, आयन कोई बच्चा बता दो, किस में होंगे बेटा सबसे ज्यादा आयन। इन तीनों में सबसे ज्यादा आयन किस में होंगे और इनकी प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता कितनी होंगी। देखो सबसे ज्यादा आयन तो होंगे इसमें। देखो जो Cl3 इस ब्रैकेट के बाहर है ना, वही तो आयन बनाते हैं। देखो Cl3 ये 3 आयन बनाते हैं, यानी कि इस पर क्या होगा, इसको हम आयनों के रूप में तोड़ेंगे तो CO NH3 की होल 6, इस पर कितने आएंगे, 3 पॉजिटिव चार्ज।
है ना, और 3Cl नेगेटिव। देखो ये सबसे ज़्यादा आयन बनाएगी, ये तो 2 बना पाएगा। इस अंदर वाले, यहाँ वाले नहीं टूटेंगे बेटा, ध्यान रखना, ये वाले अंदर के नहीं टूटते। तो आयनिक जब आयन बनाएंगे तो इसी प्रकार से, जो ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट के बाहर होंगे उनको आयन के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अंदर वाले नहीं टूटेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आयन किस में होंगे सबसे ज़्यादा, इसमें होंगे। सबसे ज़्यादा आयन किस में हुए, इसमें, ठीक है। इसके बाद इसमें कितने होंगे, इसमें 2 ही आयन होंगे। इसमें कितने होंगे, 1 ही आयन होंगे, है ना। इसमें यहाँ पर देखो, इसमें द्वितीयक संयोजकता कितनी, यहाँ पर देखोगे तो द्वितीयक संयोजकता इसमें 6 है, इसमें देखोगे तो 6 है। इसमें देखो 1 है और 5 है। यहाँ पर द्वितीयक संयोजकता 6 है, देखो 6, 2 है और 4 है। लेकिन जो क्लोराइड आयन है ये प्राथमिक संयोजकता में भी काउंट होगा और द्वितीयक संयोजकता में काउंट होगा, दोनों जगह काउंट होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसके पास प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता इसमें दोनों है, इसमें 1, ठीक है ना। यहाँ पर देखोगे तो प्राथमिक संयोजकता कितनी है, तो 1 हो गया और 2 हो गए, 3 हो जाएंगे। यहाँ पर भी प्राथमिक संयोजकता 3 हो जाएंगे। वो हम कैसे निकालेंगे, जब बाद में हम ऑक्सीडेशन निकाल रहे होंगे तो हमें पता लग जाएगा, ठीक है। ये था बेटा हमारे पास कुछ पार्ट जो हमने वर्नर सिद्धांत के अनुसार सीखा, है ना। यहाँ पर उसने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के आधार पर सबसे पहले उसने कहा क्या लिया, यहाँ पर 1 मोल लिया हमारे पास COCl3 और 6NO2। उसने देखा कि इसमें कितने मोल, 3 मोल AgCl बने। फिर उसने 1 मोल ये बैंगनी रंग का लिया, इसमें 2 मोल बने। और उसका कारण क्या था, उसने देखा कि जितने आयन उसके पास थे उतने AgNO3 ने रिएक्शन करके बनाए थे। तो इसी के आधार पर उसने 2 प्रकार की संयोजकता बताई, एक प्राथमिक संयोजकता है और एक द्वितीयक संयोजकता है ना। तो इस टाइप से अब दूसरा पार्ट है इसके, कुछ इसमें अलग अलग छोटे छोटे क्या है पार्ट्स हैं, है ना। हम इसमें देखेंगे तो छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो जैसे ये है यौगिक संबंधित शब्दावली, है ना। तो यहाँ पर ये उपसय संयोजन है बेटा, है ना। कोऑर्डिनेशन, उप, ये उप है, ऊ बनाना है इसको, उपसय संयोजन, है ना। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या इसको हम बोल सकते हैं समन्वय सत्ता, या समन्वय सत्ता भी इसको कहा जा सकता है। तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं इसके, कि कोऑर्डिनेशन स्पीयर क्या हुआ, है ना, एंटिटी क्या हुआ। तो ये कुछ शब्दावली है उन्होंने दी, है ना। तो कोऑर्डिनेशन जो सत्ता मानी गई है, थोड़ा इससे पहले कुछ और पार्ट देखते हैं ना, उन पार्ट्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद करेंगे, ठीक है ना। ये पार्ट्स हैं और इसमें देखो कुछ चीज़ें हैं। द्विक्लवण, द्विक्लवण क्या होता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। द्विक्लवण, तब इसको बाद में पढ़ लेंगे। द्विक्लवण ये क्या होता होगा बेटा, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डबल साल्ट। द्विक्लवण होता है ना। तो ये थोड़ा अलग वर्ग है इसका, है ना। द्विक्लवण क्या है, यौगिकों का एक प्रकार का अलग वर्ग है। और इसमें होता क्या है कि जब समान ऋणायन, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, मान लीजिए जब क्या होंगे, समान ऋणायन होंगे, समान ऋणायन, समान ऋणायन युक्त 2 लवण, है ना। जो समान ऋणायन युक्त 2 साधारण लवण, साधारण लवण जैसे हम कहते हैं लवण, हमारे पास क्या होता है बेटा, जब एक अम्ल और क्षार मिल करके जो बनते हैं वो लवण कहलाते हैं, है ना। जैसे अम्ल हमारे पास HCl है और क्षार NaOH है ना। तो NaOH सॉरी, तो इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, NaCl बनता है। तो ये लवण बना, है ना। प्लस क्या हो जाता है इसमें, H2O बन जाता है। तो ये लवण है। अब लवण ये NaCl ही नहीं है, ये तो खाने वाला लवण है। अन्य भी लवण होते हैं, है ना। ये साधारण नमक है जिसको हम खाते हैं, लवण, है ना। देखो ये कहता है कि जो समान ऋणायन युक्त 2 साधारण क्या होंगे, लवणों, 2 साधारण लवणों
को आपस में मिश्रित कर, क्या करना है, उनको मिश्रित करना है, मिश्रित कर शुष्क होने तक, शुष्क माने उसको, माने भाप है ना, जब तक वो सूख न जाए, है ना, शुष्क होने तक वाष्पित करते हैं। क्या करते हैं? वाष्पित, यानी कि उसको वाष्प निकालते रहते, वाष्प उसमें से निकाल देंगे। तो उसको क्या कहा जाता है बेटा? उसी को जो प्राप्त होगा हमारे पास वो होगा द्विक्लवन। उसको हम क्या बोलेंगे? द्विक्लवन। यहाँ पर क्या होगा? समान ऋणायन युक्त क्या होंगे? दो साधारण लवण होंगे, उनको आपस में क्या करेंगे? मिश्रित करके शुष्क होने तक क्या करेंगे? वाष्पित करेंगे, और जो प्राप्त हमें योग होगा वो क्या कहलाएगा? द्विक्लवन कहलाएगा, डबल साल्ट कहलाएगा, है ना। और ये प्राय क्या होते हैं? जल योजित क्रिस्टलीय लवण होते हैं, यानी कि इनको हम पानी में क्या कर सकते हैं? घोल सकते हैं, है ना। ये क्या हो सकता? सिर्फ ठोस अवस्था में होते हैं, है ना। इनका अस्तित्व क्या है? ठोस अवस्था में होते हैं, सॉलिड। जैसे हमने एक डबल साल्ट बनाया था बेटा, कौन सा? मोहर साल्ट बनाया है ना। हमने लिया था अमोनियम सल्फेट, और क्या लिया था? फेरस सल्फेट। उन दोनों को मिलाया था और गर्म करके हमने कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया था। ये 11 वाले बच्चों ने भी किया है ना, प्रैक्टिकल में। तो हमने क्या किया? कुछ टाइम तक उबाला, फिर उबालने के बाद उसको फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद हमने क्या कर दिया? उसको एक बर्तन में ऐसे रख लिया, ठीक है ना। उबालने के बाद थोड़ा ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद फिर फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद उसको छोड़ देंगे, तो कुछ दिनों बाद उसमें क्रिस्टल जमा हो जाते हैं नीचे, और वही क्रिस्टल हमारे पास डबल साल्ट हो जाते हैं, है ना, द्विक्लवण हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये क्या कहता है कि समान ऋणायन युक्त होने चाहिए, ठीक है ना। यदि समान ऋणायन युक्त क्या होंगे? दो साधारण लवणों को आपस में मिश्रित करेंगे, तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा? और मिश्रित करके हम शुष्क होने तक वाष्पित करते रहेंगे, तो उसको जो प्राप्त हमारे पास लवण होंगे वो क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? द्विक्लवण कहलाएंगे, है ना। द्विक्लवण या डबल साल्ट कहलाएंगे, है ना। ये जलीय विलयन में अपने आयनों को पृथक हो जाते हैं। देखो, जलीय विलयन जैसे इसको पानी में डाल देंगे तो अपने आयनों में भी क्या हो जाएंगे? बट जाएंगे। इन लवणों का क्या होता है? में धातु आयन अपनी सामान्य संयोजकता को प्रदर्शित करता है, जो सामान्य संयोजकता होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हमारे पास था मोहर साल्ट। द्विक्लवण का क्या है जो हमारे पास? क्या है? मोहर साल्ट है। मोहर साल्ट को हम क्या बोलते हैं? द्विक्लवण कहते हैं, मोहर लवण, ठीक है ना। ये हमने बनाया है कहाँ? प्रैक्टिकल रूम में बनाया था, है ना। और इसमें हमने देखो ये बना भी रखा हमने, है ना। Fe, इसे सब लोग जानते हैं, FeSO4, है ना। और यहाँ पर होगा NH4 का होल ट्वाइस SO4 और 6 मॉलिक्यूल H2O, ये हमारे पास बना था। और इसको हमने लिया था फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट के द्वारा, है ना। सम मोलर अनुपात में इसको वाष्पीकृत करने पर बनता है, ठीक है ना। तो हमने ये बनाया हुआ है बेटा, ये हमने प्रैक्टिकल लैब में बनाया हुआ है, इसको हम जान सकते हैं। तो इसी प्रकार से और भी हो सकते हैं द्विक्लवण, जैसे क्रोम एलम। क्रोम एलम क्या हो सकता है? इसके एग्जाम्पल यदि हम देखेंगे तो इस द्विक्लवण के एग्जाम्पल, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसके एग्जाम्पल और हो सकते हैं जो डबल साल्ट के एग्जाम्पल होते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, नहीं तो फिर द्विक्लवण, द्विक्लवण और एक एग्जाम्पल होंगे, है ना। एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? एक होगा क्रोम एलम, क्रोम एलम, ठीक है ना। क्रोम एलम क्या हो सकता है? ये हो सकता है K2SO4, Cr2SO4, और इस SO4 के होल थ्राइस, और 24H2O, नमी रहती है इसका, है ना। फेरिक एलम,
देखो ये सारे के सारे द्विक लवण है, डबल साल्ट, फेरिक, एलम। इसमें फिटकरी भी होती है बेटा, फिटकरी जैसे डबल साल्ट में आप खैर पहले तो याद किया करवाया जाता था, अब फिटकरी नहीं है। NH4 का होल ट्वाइस SO4 द्विक्लवण तो है फिटकरी, लेकिन कोर्स में नहीं याद करवाया जाता है। Fe2SO4 की होल थ्राइस और 24H2, ये तो फेरिकल। पोटास फिटकरी, ये पोटास फिटकरी को पहले बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता, इम्पोर्टेंट इसलिए कि अधिकांश लोग जो भी पूछता था तो फिटकरी का फॉर्मूला बता दें, क्योंकि ये सबसे लंबा माना जाता था, सबसे लंबा फॉर्मूला है ना पोटास फिटकरी। तो ये होता था K2SO4, हम तो खूब याद करते थे है ना, K2SO4, Al2SO4 की होल थ्राइस और 24H2, ये होता है। ये फिटकरी है, जो फिटकरी पाई जाती है, ये उसका फॉर्मूला था, क्योंकि दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ सम मोलर होता है ना। उसके बाद होता है कार्नेलाइट, कार्नेलाइट। तो कार्नेलाइट भी क्या है बेटा, द्विक्लवण है, डबल साल्ट है ना। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है KCl MgCl2 और 6 मॉलिक्यूल इसमें H2, ये कार्बोनाइट। तो ये इस प्रकार से अलग अलग हमारे क्या होंगे, द्विक्लवण है ना, इसको हम डबल साल्ट कहते हैं। और ये क्या होते हैं बेटा, अपने आयनों में, जैसे इसको पानी में डालेंगे तो ये अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, अपने आयनों में विघटित हो जाते हैं। तो थोड़ी सी कल हम और बात करेंगे इस पर। इसमें रह गया संकुल, संकुल यौगिक है ना, या उपसंयोजन यौगिक, इस पर हम कल बात करेंगे थोड़ी सी, ठीक है ना। इसका थोड़ा पार्ट रह गया बेटा, संकुल यौगिक और उपसंयोजन यौगिक।